Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss part number 5th. ये पार्ट नंबर 5th है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 15 का। और लाइफ ऑन द अर्थ, ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट है। और इसके अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, या इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 15 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 16 को करेंगे। अब आगे से हम जो चैप्टर नंबर 16 है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हमारी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी ज्योग्राफी की बुक, दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। जैसे आज आपको पता है कि आज 9 दिसंबर 2020 है, 9 दिसंबर 2020 है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके थे। और आज 9 दिसंबर है, दिस इज़ द एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आपको कोई भी जो प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे लाइव चैट के दौरान या मैं कहूँ कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस हो रही है बेटा। तो आज मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर 15 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं कि क्या हमको पढ़ने को मिलेगा इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर। इकोलॉजिकल बैलेंस एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये एक तरह की एक स्टेट है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है विद ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए हैबिटेट या इकोसिस्टम। देखिए इट हैपन द ये क्या है, इट कैन हैपन व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। ये कब होता है, जब जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए बेटा, स्टेबल है वो हो जाए। तो हमें इकोलॉजिकल या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हमें देखने को मिलेगी। ग्रेजुअल चेंजेस डू टेक द प्लेस बट व्हाट हैपन ओनली थ्रू द नेचुरल सक्सेशन। मतलब जो ग्रेविटेशनल जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो हमें सिर्फ नेचुरल तरीके से ही देखने को मिलता है बेटा। आगे क्या बताया गया है, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन हैज द स्टेबल बैलेंस इन द नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द स्टेबल बैलेंस इन द नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। हर एक जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर लगभग एक तरह से स्टेबल बैलेंस हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ स्पीसीज के अंदर। ये क्यों होता है, ये एक तो कंपटीशन होता है, जो स्पीसीज होती है उनके अंदर भी कंपटीशन होता है और कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वर पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल। जो पॉपुलेशन है वो लगभग स्टेबल रहने के दो कारण बताए हैं। एक तो जो बताया गया है, एक कंपटीशन बताया गया है, एक कोऑपरेशन बताया गया है। कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। वो दूसरी जो स्पीसीज होती हैं उन पे डिपेंडेंट होती हैं, चाहे वो फूड के लिए मैं बात कर लूँ या फिर सब्सिडेंस के लिए मैं बात कर लूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एक जो स्पीसीज़ है वो दूसरी स्पीसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मैं बात करूँ कि जो ग्रासलैंड है उस पर डिपेंडेंट कौन है, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे डियर, जेब्रा, बेफेलो, ये हैं। आर फाउंड इन प्लेंटी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड में बात करूँ कि जो कार्निवोर्स जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, वो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है बेटा। जैसे टाइगर है, लोयन है, ये सभी के सभी डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स के ऊपर, क्योंकि ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। और फिर हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट्स को, एक फूड चैन जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से जो फूड चैन है वो बन जाती है। और लास्ट में क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं या फिर डिकम्पोजर हैं वो जो डेड एनिमल्स हैं या जो डेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। और इनके कारण क्या होता है, कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन,
और इन्हीं के कारण क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है इन द प्लांट एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेटिव फॉरेस्ट एंड द क्लियरिंग द फॉरेस्ट। अब क्या है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो डिस्टर्बेंस है वो हो रही है, जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है और उनको साफ भी किया जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसके अंदर जो गड़बड़ेशन है, या मैं कहूँ कि हमें इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो प्लांट्स हैं उनको कट कर रहे हैं, और साथ के साथ क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेस्ट जो रीजन है उसको कट कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी जो फैक्ट्री हैं या मैं कहूँ कुछ और अदर एक्टिविटी हैं उन पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। अब आगे क्या है कि जो नाइट्रोजन जो साइकिल है फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूजुअली ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पहले तो बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है। ये मेनली आप पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है होती क्या है, तो ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले हमने किसी प्लेस ए पे एग्रीकल्चर की, और फिर हम यहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग करने के बाद हम प्लेस बी पे चले गए, और ऐसे ही प्रोसेस हमने यहाँ पे की। यहाँ पे जो भी प्लांट्स थे, जो भी ग्रास थे, उनको कट किया और हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ टाइम के बाद हम प्लेस सी पे आ गए। अब हम प्लेस सी पे आ गए और हमने यहाँ पे कृषि की। तो ये जो कृषि जो कहलाती है ये कहलाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसके कारण क्या होता है कि जो स्पीसीज होती है उनमें उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मैं कहूँ कि उनके जो हैबिटेट है उसके अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, दिस चेंज इज ड्यू टू कंपटीशन। ये जो चेंज हमें देखने को मिलता है ये कंपटीशन के कारण हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी जो चेंजेज हैं का सेकेंडरी फॉरेस्ट स्पीसीज सच एज किस में देखने को मिलता है, ग्रासीज में, बम्बूज में, पाइन्स में। ये जो हमें जो चेंज है वो देखने को मिलता है। एंड द नेटिव स्पीसीज चेंजिंग द ओरिजिनल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर, और वे ओरिजिनल जो फॉरेस्ट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी आपको चेंजमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। इसको सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा यह था कि जो ओरिजिनल जो फॉरेस्ट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आ जाता है तो उसको सक्सेशन बोलते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस में भी डिस्टर्ब ड्यू टू, जो डिस्टर्ब होता है उसका कोई एक कारण नहीं बल्कि काफ़ी अनेकों कारण है। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, कुछ नई स्पीसीज हैं उनके आ जाने से, नेचुरल डिजास्टर आ जाने के कारण। जो नेचुरल जो डिजास्टर है उनके आने के कारण भी क्या होता है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो हमारा बैलेंस नहीं रह पाता, अनबैलेंस हो जाता है। और ह्यूमन कॉज के कारण, जो मानव की जो एक्टिविटी है उनके कारण आपको देखने को मिलेगा कि क्या इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसके अंदर आपको लगातार इंटरफेरेंस है वो देखने को मिलती है। और प्लांट्स और जो एनिमल जो स्पीसीज हैं वो लगातार अपने जो हैबिटेट है उसको कम कर रही हैं। और जितना मानव ने इसको इंटरफेरेंस से इसको इफेक्ट किया है, जैसे मानव ने इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर इंटरफेयर किया है और उसको सबसे ज़्यादा जो बर्बाद है या मैं कहूँ कि उसको इफ़ेक्ट है सबसे ज़्यादा, वो किसने किया है, वो किया है ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। बैलेंस ऑफ प्लांट्स कम्युनिटीज लीडिंग द डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। फिर क्या है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण क्या होता है, नंबर्स ऑफ द सेकेंडरी सक्सेशन, जो सेकेंडरी जो सक्सेशन है वो इंक्रीज हुआ है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। और ह्यूमन के जो प्रेशर है ऑन द अर्थ रिजर्व हैव पुट ए हैवी टोल ऑन द इकोसिस्टम, कि मानो क्या है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, अर्थ पे। तो वो क्या करता है, अपनी जो लालच को उसके अंदर क्या है कि मानव के अंदर जो लालच है वो इंक्रीज हो जाता है, या मैं कहूँ कि अधिक से अधिक पाने की चाहत में वो क्या करता है, पृथ्वी के साथ अननोन क्रियाएं करता है, या मैं कहूँ कि इंटरफेरेंस करता है इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर। जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स है उनको पाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालता है किस पे, अर्थ पे। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए वो अर्थ पे प्रेशर डालता है
और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो इकोसिस्टम है वो भी अनबैलेंस हो रहा है। इसने क्या किया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है इट ओरिजिनलिटी एंड कॉज एडवर्स इफेक्ट। इसने क्या किया है कि जो पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो ओरिजिनलिटी थी उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। किसने? ह्यूमन ने, मानव ने। और अलग अलग तरह से उसको अलग अलग तरह की कॉज्ड एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जनरली इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में आपने पता होगा कि अब धीरे धीरे कि क्या है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल है, इनकी जो स्पीसीज हैं वो लगातार कम होती जा रही, क्योंकि एनिमल्स इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि लगातार जो इंडस्ट्री जो रीजन है वो डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है, और साथ के साथ क्या है कि बड़ी मात्रा में जो प्लांट्स हैं उनको कट किया जा रहा है। और जब इंडस्ट्री जो एरिया है वो जब हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है, तो मानव क्या कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट के लिए इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, या मैं कहूँ कि एक तरह से मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किस पे डिपेंडेंट है, वो पूरी तरीके से अर्थ पे डिपेंडेंट है। और वो क्या करता है, उसका मिस यूज कर रहा है बेटा। और जो मानव इन चीज़ों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा अपनी लालच के लिए करता है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं, जैसे फ्लड हुई, लैंडस्लाइड, डिजीज़ और क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं सारी की सारी चीज़ें। एक काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कम्युनिटी में विद इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। एक पर्टिकुलर ये कोई एक हैबिटेट है बेटा, इसके अंदर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स होते हैं इनका एक काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये एक हैबिटेट है और यहाँ पे जो भी चीज़ें पाएंगे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अपना जीवन जीने के लिए या अपने आप को ग्रो करने के लिए वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा इतना। हमें क्या होना चाहिए बेटा, हमें आगे हम क्या करते हैं, हमें उस रीजन के बारे में या ये जो हैबिटेट है इसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उस एरिया के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिसके कारण क्या है कि हम उन चीज़ों के बारे में समझ सकें और उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनको क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, या कंजर्विंग द इकोसिस्टम, या हम जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व है वो कर सकें। देखिए, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है बेटा कि हमें जो हैबिटेट है उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उस एरिया की पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी हमें एक एक तरह से एक प्रॉपर जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, और हमें उस चीज़ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें कौन से जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं बेटा, वो वही हमें बताती हैं कि हमें कैसे उसको कंजर्व करना चाहिए और कैसे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आज बस इतना ही था बेटा, आज की लाइव क्लास के अंदर ये चैप्टर नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। और किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या लाइव चैट के दौरान जल्दी से लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम। और ये नोट्स मैं आपको इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो बेटा। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी जो प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 16 के साथ, और दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, एंड फाइनली आवर सिलेबस इज़ कम्प्लीटली, हमारा जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और इसके बाद हम कुछ एक जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक हैं उनको भी क्लियर कराने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।